बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ठीक है बच्चा, तो पार्ट 1 में हमने क्या स्टडी किया था, पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, कि क्या ये मॉलिक्यूल होते हैं, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, क्लियर, क्या इनके टाइप्स होते हैं, डीएनए आरएनए देखा थे हमने। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किन कंपोनेंट्स से हम लेकर बने हैं, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक, फिर हमने देखा नेक्स्ट कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कैसे हम डिफाइन करें। हमने देखा फॉस्फेट एस्टर्स हैं किसके, न्यूक्लियोसाइड्स के। फिर हमने इनके 3 कंपोनेंट्स देखे, नाइट्रोजनस बेसिस देखा, ठीक है, और शुगर देखा, पेंटोज शुगर, एंड तीसरा था फॉस्फेट आयन। ठीक है, ये फिर हम कह सकते हैं आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें हम जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्योरेंस एंड पारमिडेंस। क्लियर, इनका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके भी देखा। इस वीडियो में जो पार्ट 2 है इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने जो शुगर है, ठीक है, उसे देखेंगे, पेंटोज शुगर को, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके करैक्टरिस्टिक देखेंगे। देन हम न्यूक्लियोसाइड्स को देखेंगे। वैसे तो हम न्यूक्लियोसाइड्स हमें थोड़ा आइडिया हो गया पार्ट 1 में, कि हम जैसे हमने बताया भी था कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के हमने कहा 3 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, 5 कार्बन शुगर एंड आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर हम इसमें से सिर्फ 2 कंपोनेंट को कंसिडर करें, अगर हम इसमें से सिर्फ 2 कंपोनेंट को कंसिडर करें, जो नाइट्रोजनस बेसिस है और जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब हम इसी इनके अंदर एक तीसरा कंपोनेंट जोड़ देते हैं जो कि फॉस्फेट आयन है, तब हम क्या कहते हैं, तब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, इतना हमें न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पता ही है। फिर हमने क्या देखना है, फिर हमें देखना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लिक एसिड जब बनेगा, हमने क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया तो उसके अंदर हमें कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है शुगर्स से। ठीक है, तो ये शुगर होती है, किस टाइप की शुगर होती है, बिकॉज शुगर हमें पता है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टडी किए थे, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड कह देते हैं। ठीक है, सेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कह देते हैं बच्चा, सेक्राइड कह देते हैं। अब ये सेक्राइड अगर एक ही यूनिट होगी नहीं कि तो मोनोसेक्राइड हो गए, अगर एक से ज़्यादा हुई तो डाइसेक्राइड भी हो सकते हैं, ऑलिगोसेक्राइड भी हो सकते हैं, और पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब एक सेक्राइड की यूनिट होती है, जो सिंपल शुगर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, उनमें भी अब कार्बन के बेसिस पर डिफरेंट हो सकते हैं, कि अगर कार्बन का नंबर 3 है तो ट्रायोस हो गया, ठीक है, टेट्रोस हो गया, 4 हुआ तो 5 हुआ तो पेंटोस हो गया, 6 हुआ तो हेक्सोस हो गया, जैसे ग्लूकोस हेक्सोस शुगर है, फ्रक्टोस हेक्सोस शुगर है। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो शुगर यूज़ हुई है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, उसका क्या नेचर है, तो हम पहले भी वर्ड यूज़ किया, हमने कहा कि पेंटोस शुगर है। कैसी शुगर है बच्चा, पेंटोस शुगर है, यानी 5 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड है, एक बात तो ये, और इस मोनोसेक्राइड में भी 5 कार्बन की शुगर है, तो हमने कहा पेंटोस शुगर है। ठीक बच्चा, अब ये 2 टाइप की मिलती है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में आपको 2 टाइप की मिलेगी, या तो राइबोस शुगर होगी या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। तो सबसे पहले हम राइबोस शुगर को देखते हैं। ठीक है, जो राइबोस शुगर होती है, आपको इन शुगर का स्ट्रक्चर भी याद करना होगा। तो सबसे पहले आप सिर्फ क्या करना है, सिर्फ राइबोस का स्ट्रक्चर याद कर लेना। ठीक है, राइबोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर याद कर लेना। ठीक है, और इसमें क्या बात ध्यान देना कि जो सेकंड प्राइम पे कार्बन है, ठीक है, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। कौन सा ग्रुप अटैच्ड है बच्चा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक, OH वाला। लेकिन डीऑक्सीराइबोस होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है, जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से इस सेकंड प्राइम पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इनके बीच में। तो आप राइबोस का स्ट्रक्चर याद करो, ध्यान रखो कि सेकंड प्राइम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसे जब हम रिमूव कर देंगे ऑक्सीजन को वहाँ से, ठीक है, तो अब क्या बचा, बस सिर्फ हाइड्रोजन बच गया। तो ये कौन सी शुगर बन गई, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गई। राइबोस शुगर डीएनए में मिलेगी, सॉरी आरएनए में मिलेगी, जबकि डीऑक्सीराइबोस डीएनए में मिलेगी। ठीक है,
एक बात बहुत और इम्पॉर्टेंट है, कई बार इस पेंटोस शुगर का भी नेचर पूछ लेते हैं कि ये फ्यूरानोस है फिर पायरानोस है। ठीक है, अभी आपको समझना होगा कि अगर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, अगर 6 मेंबर्ड क्लोज्ड रिंग बन रही है तो वो क्या हुई, वो पायरानोस होगा। क्या बोला मैंने, 6 मेंबर्ड। ठीक है, कि अगर जैसे ये 6 मेंबर्ड अगर रिंग बनती, ठीक है, तो क्या होता, जैसे इसमें 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड ही हैं। ठीक है, बट अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाए, ठीक है, जैसे हेक्सोस जो शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज होता है, तो वैसे वो भी फॉर्म कर लेता है। फ्यूरानोस यानी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर लेता है, और पायरानोस भी फॉर्म कर लेता है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो अगर 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है तो होगी पायरानोस, अगर 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है तो होगा फ्यूरानोस। ठीक है, तो ये पेंटोस जो होगी उसके पास 5 ही तो है। ठीक है, कार्बन होता है उसके 5 कार्बन ही है, तो हमें इस फिगर के अंदर दिख भी रहा है कि ये क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ओ आ गया है ना, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। जरूरी नहीं कि 5 कार्बन होने चाहिए, 5 मेंबर्ड रिंग की बात की उसने, तो ये फ्यूरानोस हो गया। ठीक है, बीटा क्यों हमने यूज़ किया, बीटा की को समझ लेते हैं कि अगर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से देख लेते हैं लेट, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ये ऊपर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, बीटा फ्यूरानोस होगा। और अगर ये नीचे प्रेजेंट होगा, इसकी ओरिएंटेशन नीचे होती, तो ये क्या होता, अल्फा फ्यूरानोस। तो ध्यान रखना कौन सा फ्यूरानोस होता है, पेंटोस शुगर जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलती है, ब्यूटा फ्यूरानोस होती है। ठीक, एक बात और क्या है, जब हमने जो नाइट्रोजनस बेसिस स्टडी किए थे तो हमने कहा था ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। उसमें भी पायरिमिडिन तो कम्प्लीटली प्लेनर था, जबकि प्यूरिन के अंदर थोड़ी सी पकड़िंग की वजह से क्या था, वो थोड़ा सा स्लाइटली नॉन प्लेनर हो रहा था। ठीक है, वरना नियरली प्लेनर वो भी था। ठीक है, जबकि जो पेंटोस रिंग है, यानी जो ये शुगर है, ये नॉन प्लेनर है, नॉट, ठीक है, प्लेनर नहीं है, एक प्लेन में नहीं समाते। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है शुगर पकड़िंग। और ये शुगर पकड़िंग का फिनोमेनन डिटेल में कैसे होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्लियर, लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर प्लेनर से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो रही है, ठीक है, तो किसकी वजह से हो रही है, वो शुगर पकड़िंग की वजह से हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। क्लियर, जो न्यूक्लियोसाइड है, हमें ऑलरेडी पता है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अगर इसके अंदर हम फॉस्फेट भी डाल देते तो क्या बन जाता, न्यूक्लियोटाइड बन जाता। ठीक है, अब एक बात इसके अंदर में और सीखनी है कि जैसे ये न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये ग्रीन से वेट बिट, तो देखो हाँ जी, ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा शुगर हो गया। ठीक है, तो ये जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, दोनों किसी बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, इस बॉन्ड का नेचर क्या है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड कहते हैं बच्चा, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड तो हमें पता है जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनता है, उसे हमने क्या का नाम दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन जो थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्लियर, तो ये तो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन रहा है बॉन्ड, ठीक, वो कौन सा बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर, अब क्या होता है, जो बेस होता है, ये बेस इस बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये जो बेस है नाइट्रोजन बेस, इस बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकता है। अगर ये रोटेट करने पर 2 कन्फर्मेशन करेगा, या तो सिन होगा या फिर एंटी होगा। ठीक है, या तो सिन होगा या फिर एंटी होगा। कौन रोटेट कर रहा है, बेस रोटेट कर रहा है, ध्यान रखना, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू बेस रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस बेसिस पर 2 डिफरेंट कन्फर्मेशन होगी, सिन या फिर एंटी। जो पायरिमिडिन्स होते हैं, वो एंटी कन्फर्मेशन को अडॉप्ट करते हैं, जबकि प्यूरिन्स जो होंगे वो सिन भी और एंटी दोनों कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बात अभी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लेट हमारे पास ये हमने क्या कहा कि डीएनए है, ठीक है, और आरएनए है। अब तक हमें इन दोनों के बीच में बचा 2 डिफरेंस पता चले गए कि डीएनए में थायमिन देखने को मिलेगा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि आरएनए में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरेसिल देखने को मिलेगा और राइबोस शुगर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब तक हमने थोड़ा ये समझा अब तक हमने, है ना। अब इसे थोड़ा सा समझ को और अच्छा करते हैं। अब लेट मेरे पास एक न्यूक्लिक एसिड है,
लेट मेरे पास एक न्यूक्लिक एसिड है, मुझे नहीं पता ये डीएनए है फिर आरएनए है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लिक एसिड हुआ, ये दूसरा न्यूक्लिक एसिड हुआ, ठीक है। अब इस न्यूक्लिक एसिड में मुझे थायमिन मिल रहा है, ठीक है, थायमिन मिल गया मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे मिल गया यूरेसिल। तो क्या मैं 100% कन्फर्मेशन से कह सकता हूँ कि पहले वाला डीएनए है और दूसरे वाला आरएनए है? क्या मैं कह सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं कह सकता। अब आप कहोगे नहीं यार, थायमिन तो डीएनए में मिलता है और यूरेसिल हमने पढ़ा है आरएनए में मिलता है। तो हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि यूजुअली मिलता है, ठीक है, यूजुअली थायमिन मिलता है डीएनए में और यूरेसिल मिलता है आरएनए में, बट ओकेजनली हो सकता है कभी कभी यूरेसिल डीएनए में भी मिल जाए और थायमिन आरएनए में भी मिल जाए। यानी आप थायमिन और यूरेसिल जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके बेस पर नहीं डिसाइड कर सकते कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। तो उससे हम कैसे डिसाइड करें? जो ये वाला कंपोनेंट है इसके बेसिस पर, शुगर के बेसिस पे, ठीक है, शुगर के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी शुगर के अंदर अगर किसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो चाहे उसके पास थायमिन हो चाहे यूरेसिल हो, वो डीएनए कहलाएगा, ठीक है। और अगर किसी न्यूक्लिक एसिड के पास राइबोस शुगर है, चाहे उसके पास थायमिन हो चाहे यूरेसिल हो, वो क्या कहलाएगा? आरएनए कहलाएगा, ठीक है। तो यही बात इस डिब्बे के अंदर लिखी है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, अब हमें ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में हम किस तरह से नेमिंग दी जाती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, ठीक है, उस चीज़ को स्टडी करेंगे फटाफट। कि लेट हमारे पास आरएनए है, ठीक है। आरएनए में अगर हम देखें बेस की बात करें एडेनिन की, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एडेनिन, ठीक है। बेस के तो नाम ही देंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अगर न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड को हम क्या नाम देंगे? एडिनोसाइन, ठीक है। हम आरएनए के देखते हैं, जबकि डीएनए में क्या करना है? सिर्फ डीऑक्सी जोड़ देना है, ठीक है। एडिनोसाइन किस में बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे। अगर क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन होगा, ठीक है, किसके अंदर? आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर हम डीऑक्सी लगा देंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें क्या बोलेंगे? एडिनाइलेट, ठीक है, बस आके डीऑक्सी ऐड कर देंगे डीएनए के अंदर। अगर ग्वानिन होगा बेस तो न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा? ग्वेनोसाइन, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होगा? ग्वेनिलेट, ठीक है, ग्वेनाइलेट। और जो डीएनए होगा वहाँ पर क्या होगा? बस डीऑक्सी ऐड कर देना है हमें, ठीक है। फिर पायरिमिडिन की बात करते हैं। पायरिमिडिन में जब बेस साइटोसिन है, ठीक है, तो साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड का नाम, न्यूक्लियोटाइड का नाम साइटिडाइलेट, ठीक है, किसमें? आरएनए में। डीएनए में आपको पता है स्मार्ट ऑफ डीऑक्सी जुड़ना है बस। अब बात करते हैं थायमिन की, ठीक है। थायमिन में थायमिडिन या फिर डीऑक्सीथायमिडिन, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसे क्या बोलेंगे? थायमिडाइलेट या फिर डीऑक्सीथायमिडाइलेट, ठीक है। यूरेसिल की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे यूरिडीन आरएनए के अंदर, अगर न्यूक्लियोसाइड होगा खाली, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोटाइड को हम क्या नेमिंग देंगे? यूरिडाइलेट, क्लियर। तो ये जो नेम है, नेम ध्यान रखना, ठीक है, किसको क्या बोल रहा है कि एडिनाइलेट दिया, यानी इसका मतलब क्या है कि आरएनए की बात हो रही है। आरएनए के अंदर ये किसका नाम है? न्यूक्लियोटाइड का नाम है, ठीक है। और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? एडिनोसाइन। कि लेट पूछ ले एडिनाइलेट न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड का नाम बताओ, तो हम बता देंगे एडिनोसाइन। किसकी बात हो रही है? आरएनए की बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है? हमने कहा आरएनए की बात हो रही है, फिर डीऑक्सी नहीं लगा। तो ऐसे पता होना चाहिए, समझ रहे हो आप। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शंस की। तो सबसे पहली बात हमें पता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड के अगर बहुत सारे पॉलीमर होंगे तो पॉलीमर मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का है, डीएनए एंड आरएनए, यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एक तो ये फंक्शन हो गया। अब न्यूक्लिक एसिड जब फॉर्म कर रहा है न्यूक्लियोटाइड, तो हमें पता है इनका फंक्शन क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का? ये स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं किससे? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है एनर्जी करेंसी फॉर्म करेंगे, एटीपी, जीटीपी, है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ग्वेनोसाइन, तो देखो यहाँ पर आ रहा है। ऐसी जो ये है निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो एडेनाइन आ गया है कि नहीं। तो ऐसे जो कुछ कोएंजाइम्स होते हैं जैसे NAD+, NADP+, FAD कोएंजाइम में, इनके ऐसा प्रिकर्सर एक्ट करते हैं, जिसके अंदर एडेनोसाइन कहाँ से आया? न्यूक्लियोटाइड से आया, ठीक है। फिर ऐसे कुछ जो सेकेंडरी मैसेंजर हो गए, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, इनमें भी कुछ कंपोनेंट्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा प्रिकर्सर एक्ट कर रहे हैं फॉर सेकेंडरी मैसेंजर्स, क्लियर। तुम्हारे फंक्शंस भी हो गए किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शंस हो गए। अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है?
पता है, इतना सीख गए हम कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो मैं उसे कह सकता हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लिक एसिड। ठीक बच्चा। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स जुड़ कैसे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है बच्चा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, ये रहा। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर। अभी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चा, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। किसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। अब जब कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ये सेपरेटली न्यूक्लियोटाइड है और ये भी सेपरेटली न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो कुछ चीज़ रिमूव होएगी। तो क्या रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। जैसे प्रोटीन्स के अंदर, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स किसके पॉलीमर है, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर है। ठीक है, अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा और ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो अब ये कंप्लीटली अमाइनो एसिड नहीं रहे, अब इनमें बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से कुछ रिमूव हो गया, इनमें से वाटर रिमूव हो गया, तो हम ये क्या रहे, अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज हो गए। ठीक है, ऐसी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो बिल्कुल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, सेपरेट प्रेजेंट है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कुछ लूज करेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने पर उन्होंने वाटर लूज कर दिया। ठीक है, तो अभी रेसिड्यूज बच गए न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, अच्छा जी, की वाली बात हो गई। तो हमें कंडेंसेशन रिएक्शन पता चले कि H2O रिमूव हुआ है। ठीक है, फिर एक मेन बात क्या आती है कि अब जब आप DNA देखोगे या फिर RNA देखोगे तो उनका एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन प्रेजेंट होती है कि 5 प्राइम एंड क्यों बोला हमने, क्योंकि 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 प्राइम कार्बन हुआ, 5 प्राइम ये हो गया 5 प्राइम एंड। ठीक है, और ये हो गया 3 प्राइम एंड। क्लियर, यहाँ से एक ये वाला 5 प्राइम एंड हो गया। ठीक है, ये वाला जो फॉस्फेट है क्योंकि 5 प्राइम कार्बन से जुड़ा है, अगर हम कहीं ना कहीं तो एंड करेगा DNA का स्ट्रैंड। ठीक है, तो DNA का स्ट्रैंड कहाँ पे एंड करेगा, इस 3 प्राइम कार्बन से। ठीक है, तो यानी इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जो DNA स्ट्रैंड है फिर RNA स्ट्रैंड है। ठीक है, तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बिकॉज लेट ये कभी ना कभी तो मॉलिक्यूल अकेले होंगे। ठीक है, यानी मेरे कहने का क्या मतलब है कि लेट ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैं न्यूक्लियोटाइड इस डायरेक्शन में जोड़ना शुरू करूँ या फिर इस डायरेक्शन में जोड़ना शुरू करूँ, कि मैं ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करूँ या फिर ये मेरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट था ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करूँ, कि जैसे मैंने वैसे कर दे, नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, यानी 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है इसकी फॉर्मेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, अब चाहे जैसे ये वाला जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड होगा, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। DNA डबल एक्स में 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्रेजेंट है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्रेजेंट, हाँ बेटा 3 प्राइम प्रेजेंट है, तो दूसरा कैसा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये एक दूसरे के अगर हम वैसे देखें तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, बट स्टिल कैसी हो रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिकॉज एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के स्ट्रैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होंगी। क्लियर, यहाँ पर हम कुछ और बॉन्ड भी देख लेते हैं जो हमने अब तक स्टडी की हैं, कि अगर ये नाइट्रोजन, ये जो बेसिस है, ये बेसिस जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, अगर ये जो बेसिस हैं ये बेसिस शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड कौन सा हुआ, ये वाला, ये वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये बॉन्ड कौन सा फॉर्म हुआ, ये हुआ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे एक स्ट्रक्चर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। क्लियर, जैसे मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई थी, अभी भी बता देता हूँ मैं। लेट ये DNA है, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैंड आ गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हमें पता है कि 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है,
और शुगर प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ ग्रीन जो स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, इसकी जो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड का, इसके बैकबोन कौन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके बैकबोन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, फॉस्फेट ग्रुप और आपका शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, जैसे इस फिगर के अंदर भी शो हो रहा है हमें कि जो बैकबोन है, जो बैकबोन फॉर्म हो रही है, जो बैकबोन फॉर्म हो रही है, बैकबोन कौन फॉर्म कर रहा है, फॉस्फेट और जो शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि जो नाइट्रोजनस बेस है, तीसरा कंपोनेंट उसका क्या होगा, वो एज अ साइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, वो एज अ साइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बात ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि बैकबोन कौन फॉर्म कर रहा है, कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, जबकि जो नाइट्रोजनस बेस है एज अ साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जो बैकबोन होती है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। क्लियर। तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने सब पार्ट 1 में स्टडी किया है, पार्ट 2 में स्टडी किया है, उसकी जल्दी से समरी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल एक्ट करते हैं। किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था इन द न्यूक्लिया ऑफ पल्स सेल्स। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसे टर्म कौन सी कॉइन की थी, उन्होंने टर्म कॉइन की थी न्यूक्लिन। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने कॉइन करी, वो करी थी रिचर्ड ऑल्टमैन ने। तो डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने, बट न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने कॉइन करी, रिचर्ड ऑल्टमैन ने। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसलिए हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसके बीच में ये न्यूक्लियोटाइड्स जो पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, कोई बॉन्ड फॉर्म करके ही तो कर रहे होंगे। तो बॉन्ड का क्या नाम है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में फॉर्म होगा। किस रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा। ठीक, फिर हमने बात करी कि न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, 3 कंपोनेंट है, शुगर होगा, फॉस्फेट आयन होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। अगर हम सिर्फ बात करें शुगर की और इसकी हम शुगर की बात करें और नाइट्रोजनस बेस की बात करें। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इसमें जब हम फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यानी न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ऐड कर दूं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होगा, शुगर्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। ठीक है, शुगर और बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और इस बॉन्ड के थ्रू जो बेस है, ना कि शुगर, जो बेस है वो रोटेट करेगा। ठीक है, ये तो सिन कॉन्फर्मेशन अटेन करेगा, फिर एंटी जो पायरिमिडिन होगा, अगर पायरिमिडिन बेस प्रेजेंट है यानी थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, तो ये एंटी कॉन्फर्मेशन ही अडॉप्ट करेगा, सिन नहीं करेगा। लेकिन अगर एडेनिन या फिर ग्वानिन है, ठीक है, यानी जो प्यूरिन्स है वो सिन भी कर सकते हैं, एंटी भी कर सकते हैं। क्लियर। फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, लेटर हमने फॉस्फोरिक ग्रुप अटैच कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, जो शुगर होता है, शुगर 2 टाइप के हो सकते हैं, राइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर। राइबो शुगर क्यों है, बिकॉज जो आरएनए प्रेजेंट है, अगर एक न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो वो आरएनए क्यों है, बिकॉज उसके अंदर राइबो शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, बेस नाइट्रोजनस बेस डिटरमाइन नहीं करता। क्लियर। सेम बात जो डीएनए, अगर डीएनए है वो क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है, बिकॉज उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है। क्लियर। जो राइबोस शुगर है उसमें 2 प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जबकि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाएगा तो सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, 2 प्राइम पोजीशन पे, पोजीशन ध्यान रखना। फिर बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की, तो हमने कहा था ये हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, न्यूट्रल पीएच पर हाइड्रोफोबिक है। बट अगर हम पीएच के साथ छेड़छाड़ करेंगे, एसिडिक या फिर एल्कलाइन बनाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, बिकॉज चार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कौन से 2 बेस है, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में हमने बात करी थी एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, पायरिमिडिन का क्या खेल था कि नाम बड़े दर्शन छोटे, तो यानी इसके अंदर सिर्फ 1 रिंग प्रेजेंट है, जबकि प्यूरिन्स के अंदर 2 रिंग प्रेजेंट थी। इनके हमने स्ट्रक्चर भी बना के देखे थे। ठीक है, कि एडेनिन के अंदर हमने क्या देखा था कि 6th पोजीशन पे
6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि ग्वानिन के अंदर 6 जो ग्वानिन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है 2nd पोजीशन पे, और 6 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात इसकी बात करें पायरिमिडिन की, तो पायरिमिडिन भेदभाव करता है। ठीक है, डीएनए को दिया थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन तो कॉमन होगा दोनों में, और आरएनए को दिया यूरेसिल। ठीक है, लेकिन ओकेजनली दोनों मतलब डीएनए में यूरेसिल भी हो सकता है और आरएनए में थाइमिन भी हो सकता है, बट मोस्टली नहीं पाया जाता। ठीक है, थाइमिन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन 5th पोजीशन पे। ठीक है, और 4th और 2nd पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यूरेसिल में क्या होगा, यूरेसिल में सेम स्ट्रक्चर है थाइमिन जैसा, बट क्या नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे हमने साइटोसिन का भी स्ट्रक्चर स्टडी किया था। क्लियर। फिर हम बात करते हैं, और हो ही क्या लगभग, फिर हमने बात की थी शुरुआत में कि जो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, डीएनए, एक बात ध्यान रखना, डीएनए आपको कहाँ मिलता है। ठीक है, सारे सेलुलर फॉर्म्स में से न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, यानी जेनेटिक मटेरियल, और ज़्यादातर वायरसेस के अंदर। बट अगर प्लांट वायरसेस की बात आएगी तो वहाँ पर कौन मिलता है, वहाँ पर आरएनए मिलता है, जैसे टीएमवी वायरस। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ऑन 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।